नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं बसपा के प्रत्याशी अतुल द्विवेदी जी। अतुल द्विवेदी जी चायल विधानसभा से प्रत्याशी हैं और इनकी चायल विधानसभा में काफ़ी चर्चा है। आज हम इनसे चायल विधानसभा से जुड़े ही काफ़ी सवाल पूछने वाले हैं। अतुल द्विवेदी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, सादर अभिवादन और आपके द्वारा आपके दर्शकों का भी सादर अभिवादन। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बसपा के प्रत्याशी हैं चायल विधानसभा से। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा जो थी वो चायल में तीसरे नंबर पर थी। ऐसे में 2022 में आप उसे कितना मजबूत देखते हैं? मैडम, जो पिछले चुनाव का परिणाम था वो इस बात पे डिपेंड करता है कि 5 साल अगर आपको जो वहाँ के प्रत्याशी थे 5 साल उनको जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए समय दिया गया था, जनता ने मौका दिया और फिर उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जनता ने। उस पे उनकी मानक पे, उनके अपेक्षाओं पे वो खरे नहीं उतरे तो जनता ने उनको जवाब दिया। अच्छा, तो ऐसे में हम आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि हमें ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी हमेशा से जाने जाते हैं अपने आक्रामक चुनाव लड़ने के तरीकों के लिए। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप चायल में बसपा की लहर बना पा रहे हैं? मैडम, आक्रामक तरीका का आकलन केवल आप मीडिया में दिए गए बयानों से मत करिए। बसपा आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती है क्योंकि जो चुनाव का स्ट्रक्चर और कैडर है, आज आप देखेंगे तो बसपा के पास ज़मीनी लेवल पे कैडर है और उनके पास कार्यकर्ता है, और जहाँ पे सपा की स्थिति है कि वहाँ कार्यकर्ता नहीं, केवल नेता ही नेता हैं। तो चुनाव कार्यकर्ताओं से लड़ा जाता है, तो बसपा के पास तो कार्यकर्ता हैं, तो उनके दृष्टिकोण से अगर आप बसपा का मूल्यांकन करेंगे तो बसपा कहीं बहुत ज़्यादा भारी है। अच्छा जी, मैं आपसे अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी अतुल जी कि क्या पहले से प्रत्याशी घोषित हो जाने में ज़्यादा फायदा है या एकदम अचानक से जब निर्णय आते हैं और प्रत्याशी घोषित होते हैं तो उसमें उनको ज़्यादा फायदा होता है? आप तो पहले से घोषित एक प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि आपका क्या फ़ायदा रहा है? चुनाव लड़ाने की हर पार्टी की अपनी एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत वो प्रत्याशी की घोषणा करते हैं। अब विषय ये है कि प्रत्याशी अगर पहले घोषित होता है तो उसको अवसर होता है अपनी विज़न, अपनी दृष्टि क्षेत्र के लिए क्या है और लोगों को कैसे आगे ले जाएगा, क्षेत्र को कैसे आगे ले जाएंगे, तो मास में बताने के लिए अवसर तो होता ही है। अच्छा, चायल विधानसभा से जो वर्तमान के विधायक हैं वे संजय गुप्ता जी हैं और कहा जाता है कि ब्राह्मण वोटर जो होता है वो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक होता है। तो ऐसे में अतुल द्विवेदी जी क्या इसे झूठ साबित कर पाएंगे? देखिए, जो कि पार्टियों का अपना अपना समीकरण है कि फला समाज का वोटर हमारे साथ है। वोटर अपने सरोकार पे वोटिंग करने जा रहा है इस बार। अच्छा। जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, बुनियादी सुविधाएं हो गई, तो जब उन मानक पे वो वोटिंग करने जा रहा है तो ये बातें गौड़ हो जाती हैं। अच्छा, पिछले काफ़ी दिनों से हम ये जानते हैं कि आप चायल विधानसभा यानी कि अपनी ही विधानसभा में आप चहल पहल कर रहे हैं और आप सबसे मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप चायल विधानसभा में मुख्य समस्याएं क्या देखते हैं? मैडम, जैसा कि हमने चायल विधानसभा के तो हमारी पैदाइश हुई है और वहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं से मैं पहले से वाकिफ़ हूँ और जाने पर जो और समस्याएं निकल के आती हैं। विधानसभा चायल कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ पे 90% लोगों की जीविका कृषि पे आधारित है और जो कृषि पे आधारित, तो कृषि की जो दुर्दशा इस सरकार ने कर दी है तो उस कारण वहाँ के किसानों की भी दुर्दशा है। अच्छा। ये क्षेत्र 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, द्वाबा कहा जाता है। तो द्वाबा क्षेत्र होने के बाद, द्वाबा बहुत फर्टिलाइज एरिया है। द्वाबा के अंदर इतनी क्षमता है कि 1 बीघे में 23 बोरा गेहूँ पैदा कर सकते हैं, 23 बोरा धान पैदा कर सकते हैं और बीच में 23 बोरा आलू भी पैदा कर सकते हैं, 3 टूर की खेती कर सकते हैं। लेकिन 2 नदियों के बीच में होने के कारण भी वहाँ सिंचाई लागत को नीचे सरकार नहीं ला पाई। 2 नदियों से माइनर बनाया जा सकता है कि सिंचाई लागत को 0 कर दिया जाता, तो कृषि लागत घट जाती, लोगों की समृद्धि आती और ना एक किसी भी प्रकार के कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हुई है। अच्छा। अगर कृषि आधारित उद्योगों की अपना स्थापना हो जाए तो वहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, बेरोजगार हैं, उनको उसमें वहाँ रोजगार मिले और किसानों को अच्छी लागत के अनुरूप उनकी फसल का उनका मूल्य मिले। अच्छा, आप सर बता तो रहे हैं कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, हम मानते भी हैं कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं। ऐसे में मुझे ये बताइए कि पहले चायल विधानसभा में बसपा के 2 प्रत्याशी और विधायक रह चुके हैं, जैसे दयाराम पासी जी, आसिफ जाफरी जी, तो ऐसे में सत्ता में रहने के बावजूद वहाँ पे कोई विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, विकास, ये समस्याएं क्यों नहीं जरूर, जब ये विकास की चीज़ें दृष्टि की विषय है, आज हमारी दृष्टि में ये विकास में प्राथमिकता है, उन समय उनके सामने और समस्याएं जो रही होंगी उन्होंने उसको प्राथमिकता से हल किया, उनकी दृष्टि इस पर नहीं गई होगी।
आज हमारी दृष्टि इस पे जा रही है कि हमें क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें कृषि आधारित उद्योगों की वहाँ स्थापना करवाना ज़रूरी है। वहाँ सिंचाई लागत को जीरो करना है। हम नदियों के बीच में हैं, वहाँ पशुपालन को बढ़ाना है कि नदियों के बड़े बड़े चारागाह हैं तो दूध उत्पादन इकाइयाँ लगें, वो किसानों को पैसा दें और दूध के ही पैसे से वो पैसा काटें, तो इस तरह घर घर में समृद्धि आए। जी नेताजी, हमें ये बताइए कि स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी ऐसा क्यों है कि आज तक सड़क, पानी, बिजली ही मेन मुद्दे बने हुए हैं और बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं? ऐसा क्यों है? देखिए, जो कि मूल विषय आपने ये उठाया कि जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इन 50 सालों की आज़ादी के बाद ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं रहने वाली सरकारों की जो प्रतिबद्धता थी, जो दृष्टि थी, इन पे नहीं गई है और वो उन्होंने उसके लिए कार्य नहीं किया है जो आज समस्याएं हैं। और उसके साथ आज बड़ी समस्या बेरोजगारी और लोगों को महंगाई, ये समस्या साथ में और सरकारों ने दे दी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि विधायकों को विधायी काम ज़्यादा करने चाहिए जिससे कि जनता का फायदा हो? वे विधायक तो आजकल सिर्फ वैसे लड़ाई झगड़े में जुटे रहते हैं, कई बार देखते हैं। यही सबसे बड़ी चायल की समस्या है कि चायल के वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने व्यक्तिगत कार्यों में ज़्यादा रुचि ली है, एक दूसरे के गाँव के व्यक्तिगत कार्यों में, ना कि जो उनका रोल था कि एक दिशा दें क्षेत्र को, वो कार्य नहीं कर पाए हैं। अच्छा, अतुल द्विवेदी जी एक स्मार्ट चेहरा है, एक नया चेहरा है चायल विधानसभा के लिए, तो आप हमें ये बताइए कि चायल विधानसभा के लोगों को आपसे क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? लोगों को उम्मीदें ये रखनी चाहिए कि जो दृष्टि 50 साल के प्रतिनिधियों की नहीं गई, ये नई दृष्टि उन विषयों पे जाएगी। अच्छा, इसी के साथ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेताजी, अब हमें ये बताइए कि बसपा जो है वो ऐसे तो पूरे कौशाम्बी क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ चायल में नहीं काफ़ी मजबूत पाई जाती है, तो आपको क्या लगता है आप इस बार उन्हें वोटों से विजयी बना पाएंगे? जी, बसपा मिशनरी पार्टी है और उन्होंने दलित वर्गों की एक लड़ाई लड़ी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है और आज उसने अपने स्वरूप को एक सर्जन हिताय सर्जन सुखाय का कर लिया है। तो जो समीकरण है राजनीतिक रूप से उनके पक्ष में है। अच्छा, द्विवेदी जी मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से अवसरवाद, धनबल और बाहुबल, इन सब का कितना मतलब सामंजस्य चाहिए एक चुनाव लड़ने के लिए, और क्या ये ज़रूरी है? देखिए, ये कि 2000 सदी के बाद ये चीज़ें जब से सोशल मीडिया और लोग जागरूक हो गए, ये चीज़ें गौड़ हो गई हैं। अच्छा। आपने पिछले चुनाव के पैटर्न को देखा होगा तो लोगों ने बाहुबलियों को एकदम से नकार दिया है और केवल वही जो थोड़े बहुत बाहुबली जीते हैं जो रॉबिन हुड टाइप के हैं, जिनको ऐसा कि वो हैं तो बाहुबली, लेकिन जो कमज़ोर है, दलित है, उनके कार्य करने के लिए तत्पर है, लेकिन पूरी तरह से बाहुबल को इस लोकतंत्र में लोगों ने नकार दिया है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इन दोनों का ही गृह जनपद है चायल, तो ऐसे में नेट 2022 को ये लोग कैसे प्रभावित करने वाले हैं? देखिए, उन्होंने सत्ता में रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं, उनको क्षेत्र को दिशा आगे ले जाना था। हमारा कौशाम्बी एक वैभवशाली परंपरा का है, जब देश की सीमाएं ईरान इराक तक फैली थी और पूरे देश में 16 महाजनपद थे, तो कौशाम्बी उस समय एक महाजनपदों में था। जिस तरह आज आपकी कलकत्ता है, मुंबई है, उस तरह एक महाजनपद का स्वरूप था, तो इनको उस वैभव को ले आना था, ये नहीं ले आ पाए हैं। अच्छा। तो लोग उसका इनको उत्तर देंगे। अच्छा द्विवेदी जी, मुझे ये बताइए कि वर्तमान विधायक के कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हमारे संतुष्ट होने का उत्तर बहुत ही लोग मानक पे नहीं माप पाएंगे। उसका मानक लोकतंत्र की प्रक्रिया है और लोग उस जन आक्रोश के माध्यम से लोकतंत्र की प्रक्रिया में उत्तर देंगे। एक नागरिक के रूप में पूछें, आप भी एक नागरिक है चायल विधानसभा के ही, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपको वर्तमान विधायक के कार्यों का आप कैसे विश्लेषण करेंगे? देखिए, वर्तमान एज ए नागरिक के रूप में अगर मूल्यांकन कहने के किया जाए तो 10 में उनको हम मात्र 0 नंबर देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनका योगदान था एक जनप्रतिनिधि के रूप में, वो कार्य ना करके वो ऐसे कार्यों में उलझ गए कि जो कि उनके लिए योग्य नहीं था। व्यक्तिगत कार्यों को करना, व्यक्तिगत हितों को पूरा करना किसी जनप्रतिनिधि का कार्य नहीं। तो जनप्रतिनिधि का कार्य है आम समस्याओं को, जो आम जनमानस के लिए कार्य है, वो करना चाहिए। आप अभी देख रहे होंगे कि मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं, जैसे महिला अपराध जैसे विषयों में बातें ये निकल के आ रहे हैं कि उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है जो इस कार्य में लिप्त हैं। तो आप पूरे लोकतंत्र की प्रक्रिया में, किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसा संरक्षण देने का विषय आपको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। जी 2017 को छोड़ दिया जाए तो हमेशा से बसपा और सपा की ही लड़ाई रही है सीधे तौर पे, तो मुझे ये बताइए कि 2022 के चुनाव में बसपा अपना
अपने कांटे की टक्कर किसे मान रही है? देखिए 2022 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो भी लालच और ऐसी चीज़ें लोगों को दी गई जो आज की उनकी अपेक्षाएं नहीं पूरी हुई है, तो लोग पूरी तरह से भाजपा को नकारने वाले हैं। सपा और बसपा की ही लड़ाई कौशाम्बी में होने वाली है। अच्छा, राजनीति में कुछ स्थायी नहीं है, इस आदर्श वाक्य क्या आपके लिए क्या मायने हैं? नहीं, राजनीति में कुछ अस्थाई नहीं है, ये विषय नहीं है। राजनीति संभावनाओं का विषय है। अच्छा। तो राजनीति में संभावनाएं होनी चाहिए और संभावनाओं पे ही जीवन चलता है। द्विवेदी जी, अब तो आप चुनाव के क्षेत्र में हैं, ऐसे में आप अपने घर वालों को कैसे समय ले पाते हैं? देखिए चुनाव प्रक्रिया जब दिन भर की दिनचर्या भी हम जानना चाहेंगे। ज़रूर मैडम, दिनचर्या का विषय ये है कि जब कभी भी आप एक परिवार से ऊपर उठ के समाज को देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको त्याग करना पड़ता है। अपने परिवार वालों के ही समय के हिस्सों को चुरा के आपको समाज में देना पड़ता है, और जो समाज को आप अपना परिवार मान लेते हैं तो ये जो सामंजस्य अपने आप बैठ जाता है। अच्छा, तो आप फिलहाल अपने परिवार और अपने काम में सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, जब हमने अपने समाज को, अपने क्षेत्र को अपना एक परिवार मान लिया, अपनी विधानसभा अपना परिवार के हम बड़ी सोच के साथ जा रहे हैं, तो हमारा परिवार हमारा पूरी विधानसभा हो गई, तो परिवार और समाज के सामंजस्य में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता बैठाने में दिक्कत। अच्छा, अतुल द्विवेदी जी, मुझे ये बताइए कि चायल विधानसभा के विकास के लिए आपकी खुद की क्या योजनाएं हैं, जिससे कि चायल की विधानसभा की जनता जो है वो आपको हमेशा याद रखे? देखिए मेरा कहना यह है मैडम कि चायल विधानसभा के विकास के लिए हमने आपको पहले बताया कि 90% लोग कृषि आधारित हैं जी। जो हमारी योजनाएं हैं कि हम वहाँ पे 10 एफपीओ की रचना करना चाहते हैं। अच्छा। जो हर एफपीओ एक प्रकार के अलग उत्पाद के लिए स्पेशलिस्ट होगा। अगर कुछ एरिया में केला का उत्पादन होगा तो उस एफपीओ के कुछ मेंबर केला का उत्पादन करेंगे, कुछ लोग उससे जुड़े हुए केले के उत्पाद बनाएंगे, जैसे अच्छा। केले के चिप्स हो गए, उनके जो अपशिष्ट हैं उससे पैकिंग के सामान हो गए डंठल से। दूसरा जोन हम अगर बनाते हैं कि इत्र बनना है तो इत्र से संबंधित कुछ लोग पौधे उगाएंगे और कुछ लोग इत्र बनाएंगे। अच्छा। तो इस सेगमेंट से जब तक कृषि आधारित उद्योगों की हम स्थापना वहाँ नहीं करेंगे और जोनिंग वाइज हर सेक्टर को नहीं बांटेंगे, हम अगर वहाँ पे सहकारिता को बढ़ाना चाहते हैं, पशुपालन को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे यहाँ नदियों से घिरा क्षेत्र है, बहुत बड़े चरागाह हैं, तो लोगों के अगर दुग्ध इकाइयाँ लगें और वो किसानों को पैसा दें कि भाई आप पशुपालन कीजिए, ये पैसे ले जाइए और आपका पैसा मैं आपके दूध के मूल्य से काटता रहूँगा, तो हर एक घर में समृद्धि आ जाएगी। रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी, अगर चायल विधानसभा की जनता अतुल द्विवेदी जी को अपना विधायक चुनती है तो अतुल द्विवेदी जी का पहला काम क्या होगा चायल विधानसभा के लिए? देखिए चायल विधानसभा में इस पूरे 10 साल में प्राथमिक शिक्षा में एक भी नए पाठशाला की स्थापना नहीं की गई है। जी। तो प्राथमिक शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए, शिक्षा के स्तर को, वहाँ पे कोई भी उस शिक्षा के क्वालिटी एजुकेशन के लिए कोई संस्थान नहीं है। रोडों उच्च स्तर की नहीं है, टूटे फूटे हैं। अच्छा। तो रोडों का सुदृढ़ीकरण, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप को पैदा करना। अच्छा, अतुल द्विवेदी जी, आपने हमें काफ़ी सारी बातें बताई, तो ऐसे में आखिर में मैं ये जानना चाहूँगी कि चायल विधानसभा की जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा? ये सारे विषय हम उन्हीं के लिए चर्चा कर रहे थे। ये सारे जो विषय हैं समायोजित हैं उन्हीं के लिए विषय हैं। अब व्यक्तिगत चायल की जनता के लिए हम आप चर्चा कर रहे हैं। जी, तो अलग से आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे अपने? ये सामूहिक संदेश है और मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि लोग अपने सरोकार पे वोट करें, जो उनके मुद्दे हैं उस पर चर्चा करें और प्रत्याशी का चयन वो इस आधार पे करें कि उसकी दृष्टि, उसका विजन क्या है। जी, अतुल द्विवेदी जी, हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे बसपा प्रत्याशी पंडित अतुल द्विवेदी जी, जो कि चायल विधानसभा से प्रत्याशी हैं। इन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई जो कि चायल विधानसभा से जुड़ी थी। उन्होंने हमें अपने विकास का विजन बताया और उन्हें जनता से यह भी अपील की कि वो इस बार सोच समझकर वोट दें और ऐसे इंसान को वोट दें जो अपना विजन साकार कर सके। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।